सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा से मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी, भिवानी, हरियाणा से। आज जैसा कि सभी को विदित है, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो मेरा विषय है वो राजनीतिक यानी रीतिकाल की परिस्थितियां हैं। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य में अपना अहम योगदान रखता है। किसी भी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए, उसका सही से मूल्यांकन करने के लिए उस युग की विभिन्न परिस्थितियों या युगीन वातावरण को जानना परम आवश्यक होता है। कारण यह है कि युग विशेष का वातावरण उस काल की राजनीतिक, उस काल के समाज, संस्कृति, साहित्य, कला आदि को प्रभावित करता है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल में घोर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया। इसके पीछे तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां बहुत उत्तरदायी रही हैं। चलिए आज इसी पर एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं राजनीति परिस्थितियों की बात करूंगी, क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा रोल रहता है। राजनीतिक दृष्टि से यह काल घोर निराशा और पतन का काल रहा है। इससे पूर्व सम्राट अकबर ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से हिंदी यानी हिंदू और मुसलमानों का समन्वय करने पर बल दिया, अपने राज्य की सुदृढ़ नींव रखी। इसके बाद जहांगीर ने राज्य विस्तार की ओर विशेष ध्यान न देकर कला, काव्य या संगीत पर ध्यान दिया। जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली का शासक बना। उसके काल में शांति कायम रही। उन्होंने साहित्य और समृद्धि की तरफ ध्यान दिया। साहित्य, कला और संस्कृति के वो प्रेमी थे। ताजमहल इनकी कला प्रियता का जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में उत्तरदायित्व की लड़ाई, जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, वो छिड़ गई। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा का वध कर दिया और शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार और धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे पूरा युग जो है वो प्रभावित हो गया। साहित्य, कला और संगीत का पतन हो गया। वह एक संदेही प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आजीवन युद्ध लड़ता रहा, न चैन से स्वयं बैठा और न ही किसी को बैठने दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य सिद्ध हुए और केंद्रीय शासन कमजोर पड़ गया। मुगल साम्राज्य का पतन यहाँ से होना शुरू हो गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण छोटे छोटे जो शासक थे वो स्वतंत्र हो गए। जैसे पंजाब में बंदा बैरागी, राजस्थान में राजपूत और दक्षिण में मराठे सिर उठा चुके थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य जो है वो ध्वंस हो चुका था। उधर अंग्रेज मुगलों की असफलता से लाभ उठाकर अपनी सत्ता का विस्तार करने में लगे हुए थे। एक एक करके सभी राजा उनके अधीन होते जा रहे थे। केवल मुगल राजनीति ही नहीं, बल्कि मराठों और सिखों की राजनीति के उत्थान पतन का भी यह युग सारी मार झेल रहा था। भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाकर रीतिकाल के उत्तर काल में अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करके प्रबल से प्रबल बनते जा रहे थे। मराठा और सिखों जैसी प्रबल शक्तियां भी उनके सामने नहीं टिक पा रही थी। दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग जीवन के प्रति अनास्थावादी बन गए। दूसरी तरफ विलास भावनाएं बढ़ने लगी। विशेषकर छोटे छोटे राजा और नवाब दरबार की विलासिता से उस राज्य को अखाड़े में बदल दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही उसके उत्तराधिकारियों तथा नवाब सामंतों
का राजनीतिक पतन के साथ साथ उनका नैतिक पतन भी होना शुरू हो गया। अधिकतर समय नाच रंगरलियां और मदिरा पान में व्यतीत हो गया। इस समय को अगर मैं सुरसुरा और सुंदरी का समय कहूँ तो गलत नहीं होगा। नैतिक पतन की चरम सीमा इसमें हो चुकी थी। आइए सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं। समाज की दृष्टि से यह युग अराजकता का युग था। जैसा कि यथा राजा तथा प्रजा उक्ति के अनुसार समाज की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सामाजिक व्यवस्था भी भंग होने लगी थी। छोटे छोटे सामंत और नवाब भी मुगल बादशाहों की तरह पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दे की प्रथा यानी नारी की स्थिति ऐसी थी जो भयंकर से भयंकर या बदतर से बदतर वो भोग विलास की वस्तु मात्र रह गई थी। आम आदमी बहुत ही निर्धन होता जा रहा था, निरंतर उसका शोषण हो रहा था। आम आदमी निर्धन होने के साथ साथ अशिक्षित था। उसकी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संगठन, उसकी सुदृढ़ता के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। भक्ति भावना उनकी खत्म होती जा रही थी। कला वासना पूर्ति का एक माध्यम बन गई थी तथा कवि साहित्यकार अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना लिखना शुरू कर चुके थे। यानी समाज जो है वो हर दशा से पतन के गर्त में जा रहा था। समुचित एवं अनुशासित शिक्षा के अभाव में समूचा समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों के चंगुल में जकड़ा जा रहा था। चलिए धार्मिक परिस्थितियों की बात करते हैं। धर्म जो भी किसी भी समाज को चलाए रखने का एक स्तंभ होता है, सभ्यता और संस्कृति के पतन के गर्त में आ चुका था। यानी धर्म का भी उदात्त रूप की यहाँ आशा नहीं की जा सकती थी। तात्कालीन जो जनता थी वो रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का शिकार बन चुकी थी। धर्म में बहुत सारी विकृतियाँ आ चुकी थी। वैष्णव धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। कृष्ण भक्ति में भी अनेक संप्रदाय जनता को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे थे। राधा कृष्ण के नाम पर या राधा कृष्ण के नाम पर विलासिता का खुला नाच हो रहा था। शक्ति और सौंदर्य के रूप में भगवान राम अब सरयू के तट पर व्यवहार करने वाले छबीले नायक बनकर रह गए थे। निर्गुण संत परंपरा भी विविध रूप धारण कर चुकी थी। कबीर और नानक के आदर्श जो हैं वो लुप्त होने लग रहे थे। औरंगजेब की कट्टरता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। धर्म की आड़ लेकर मुल्ला अपनी कामसुधा को तृप्त करने में लीन थे। धर्म और संस्कृति के संरक्षक मंदिर मठ अब कुषित वासनाओं के शिकार बनते जा रहे थे। पूर्व प्रचलित सभी प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदाय बुरी भावनाओं से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। अन्य संप्रदायों की देखा देखी सभी में धर्म के नाम पर दुकानदारी पनपनी शुरू हो गई थी। भक्ति रस स्थूल श्रृंगारिकता में डूब गया था। ऐसी स्थितियों में धर्म का सतत यानी जो उसका मर्म था वो लुप्त होता जा रहा था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के काल में संगीत, कला, कुशलता विकास की ओर थी, वो निरंतर अब पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। चित्र शैलियाँ जो राजस्थानी और कांगड़ा शैली थी वो भी लुप्त होती जा रही थी। चलिए साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर युक्त जितनी भी परिस्थितियाँ हमने पढ़ी हैं वो सभी अंधकार के गर्त में थी। तो साहित्यिक परिस्थितियाँ भी इस समय अनुकूल नहीं थी। भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया था। रीतिकालीन जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी विलासी वृत्ति को तृप्त करने के लिए घोर श्रृंगारिक काव्य रचना रचते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना रह गया था। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा पाना ही उनका लक्ष्य बन गया था।
साहित्य का जो उच्च आदर्श होते हैं वो नीचे गिरते जा रहे थे। साहित्य का जो प्रयोजन होता है वो साहित्यकार भूल चुके थे। होड़ लगी हुई थी। संस्कृत आचार्यों की नकल वो कर रहे थे। लक्षण तथा उदाहरण ग्रंथ लिखने में लीन हो गए थे। सिर्फ भूषण कवि ही वीर काव्य रस की कविताएं कर रहे थे, जहाँ बिहारी, देव, केशव सभी अपने राजाओं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। हालांकि इनके साहित्य को हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यश प्राप्ति व धन प्राप्ति था, जो कि साहित्य का मूल प्रयोजन जो लोक कल्याण होता है वो उस महत्वपूर्ण उद्देश्य को, उस महत्वपूर्ण प्रयोजन को भूल चुके थे। कला और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गई थी। साहित्य जो अपने उच्च आदर्शों को भूल चुका था। मुगल दरबार में अरबी फारसी भाषा का चलन था, तो अभी जो फारसी कवि थे वो आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। काव्य कला में प्रदर्शन की भावना जो है वो बढ़ती जा रही थी। रीतिबद्ध काव्य शैली तथा श्रृंगारिकता का अधिक से अधिक विकास इस समय में हो रहा था। अंत में मैं आर्थिक परिस्थितियों की बात करूंगी, क्योंकि व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के संकटों का सामना आम जनता कर रही थी। गरीबी और जो अमीरी की खाई होती है वो और भी गहराती जा रही थी। गरीब और ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर बन गए थे। गरीब हमेशा से ही शोषण का शिकार होते आ रहे हैं, अब भी होते रहे हैं और रीतिकाल में भी होते रहे थे। राजा और सामंत निरंतर विलास प्रिय होते जा रहे थे। उद्योग ना के बराबर थे। कृषि पर बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो बढ़ रहा था। कृषक मजदूर की जो जिंदगी है वो बद से बदतर हो गई थी। राजा प्रजा के बीच में सामंतों ने बिचौलिए के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था, और बिचौलिए जो हैं वो छोटे सामंत की भांति उभर कर सामने आ रहे थे। चलिए अब अभ्यास के लिए आपको प्रश्न देती हूँ कि रीतिकालीन नारियों की दशा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। साहित्यिक परिस्थितियाँ रीतिकाल में कैसी थी? हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को सार रूप में आप अपने विचारों में प्रकट कीजिए। फिर भक्ति भावना किस प्रकार से उसका रुख बदल गया था, प्रकट करें। रीतिकाल घोर अंधकार से भरा हुआ था, तर्क की पुष्टि कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से रीतिकाल की सभी परिस्थितियाँ समझ आ गई होंगी, क्योंकि किसी भी इतिहास को जानने के लिए परिस्थितियों को समझना, उसके वातावरण को समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसके साहित्य को। धन्यवाद।